नमस्कार। यूपी पीसीएस कॉर्नर्स में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर जो पीसीएस 2024 के लिए 50 डेज का रिवीजन शेड्यूल लेके चल रहे हैं, उसका आज 11th डे का वीडियो है, जिसमें हम लोग को सितंबर 16 को पोस्ट क्वेश्चन कवर करना है। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में हम लोग को यूनिवर्स और ये जो सोलर सिस्टम है उसको कवर करना है। और साइड सब्जेक्ट में बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करंट। मुझे उम्मीद है आप नवंबर 2023 का या अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने करंट को कवर करने का शेड्यूल बनाया है वो कर रहे होंगे। और यहाँ पर एडिशनल में आपको आज जो पॉलिटी के आर्टिकल्स तैयार करने हैं वो आर्टिकल 101 से लेके 110 तक के आर्टिकल्स तैयार करने हैं। तो हम लोग आज ये जो वीडियो है ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, पोस्ट गुप्तन का। और आपका जो दूसरा वीडियो आएगा शाम को 5 बजे, वो यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से रिलेटेड होगा। तो ये हिस्ट्री का जो वीडियो है पोस्ट गुप्तन का, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। और पोस्ट गुप्तन के इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमको पोस्ट गुप्तन में या उत्तर गुप्त काल में बेसिकली तीन चीजें पढ़नी है। पोस्ट गुप्तन में हमको बेसिकली तीन चीजें पढ़नी है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा स्लो लग रहा है तो आप इस वीडियो की स्पीड को 1.5x में बढ़ाकर देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लिखना है साथ साथ और ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड बहुत तेज नहीं जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये रिवीजन क्लास है, तो जो रेगुलर क्लास है उससे हम लोग तेज ही चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पोस्ट गुप्तन में हम लोगों को बेसिकली तीन जो चीजें हमको कवर करनी है। पहली चीज हम लोग को हूणों को कवर करना है। हूणों के बाद हम लोग मौखरी वंश की बात करेंगे। मौखरी वंश जो है बेसिकली वो कन्नौज का वंश था। मौखरी वंश के अलावा एक और वंश हम लोगों को यहाँ पर देखना है, जो है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश जो बेसिकली मशहूर है किसके लिए? जो मशहूर है हर्षवर्धन के लिए। तो ये तीन हम लोग को देखने हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं हूणों से। हूणों का नाम इसके पहले भी एक बार आ चुका है, जब हम लोगों ने कुषाण पढ़े थे, जब हम लोगों ने शक पढ़े थे, तो हम लोगों ने देखा था कि ये चाइना की, बेसिकली चाइना का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ की एक जनजाति थी हूण, जिन्होंने वहां से शकों को और साथ साथ कुषाणों को भगाया था। ये जो हूण है बेसिकली आक्रमणकारी और एक लड़ाकू और खाना बदोश जाति थी। लड़ाकू, खाना बदोश। खाना बदोश बोले तो इंग्लिश में बोलेंगे नोमैडिक, जो यहाँ से वहां भटकते रहते हैं। ठीक है। और ये अगर इनका जो हम लोकेशन देखें तो बेसिकली ये सेंट्रल एशिया या हिंदी में बोले तो मध्य एशिया से रिलेटेड एक जाति थी। और ये जब यहाँ से सेंट्रल एशिया से ये मूव करना शुरू करते हैं, अब क्योंकि खाना बदोश थे, नोमैडिक थे, तो मूव करते रहते थे। तो जब एशिया से आगे बढ़ते हैं तो इनकी बेसिकली दो ब्रांचेज हो जाती हैं। दो ब्रांचेज हो जाती हैं, दो शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा चली जाती है यूरोप में, एक शाखा यूरोप जाती है, और दूसरी जो शाखा है, जो दूसरी ब्रांच है इसकी, वो अफगानिस्तान होते हुए इंडिया आ जाती है। अफगानिस्तान होते हुए इंडिया आ जाती है। ठीक है। अब ये जो यूरोप पे चली जाती है, इसका जो लीडर था, बेसिकली इसका लीडर था अटीला। और ये आज भी यूरोप में अटीला द हन, है ना, हन बेसिकली हूण से हन बना है। अटीला द हन के नाम से मशहूर है। बहुत ही क्रूर, बहुत ही जालिम या आक्रमणकारी ने यूरोप में तबाही मचा दी थी। दूसरी जो ब्रांच अफगानिस्तान होते हुए इंडिया आती है, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो गुप्त वंश के दौरान इनका आक्रमण होता है। इस समय जो काल होता है वो किसका होता है? गुप्तों का समय चल रहा होता है, गुप्तों का काल चल रहा होता है जब ये इंडिया आते हैं। हूण जो है बेसिकली इनको चाइना में, इनको चीन में बोला जाता था हुंग नू। क्या बोला जाता था? हुंग नू बोला जाता था। और जब ये इंडिया आए तो ये जो हुंगनू है, ये हुंगनू से कन्वर्ट होके हूण या हूण बन गया। ठीक, हुंगनू से कन्वर्ट होके हूण बन गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब अफगानिस्तान होते हुए भारत आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं, तो यहाँ पर गुप्तों का शासन था। और भारत पर आक्रमण करते समय जो हूण का जो लीडर था, उस लीडर का नाम था खुशनवाज। खुशनवाज नाम के हूण लीडर की लीडरशिप में इन लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक। खुशनवाज जब आक्रमण करता है तो बेसिकली यहाँ पर जो शासन होता है वो स्कंदगुप्त के पिता का होता है। मैंने
पोस्ट गुप्तन की सॉरी गुप्तन पीरियड का जो टाइम लाइन क्लास उसमें मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर खुशनवाज का जो सामना करता है वो करता है कौन, 16 साल का एक बच्चा या नौजवान जिसका नाम होता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का खुशनवाज के साथ युद्ध होता है जिसमें स्कंदगुप्त हूणों को बुरी तरीके से पराजित करता है। स्कंदगुप्त बुरी तरीके से पराजित करता है हूणों को पराजित कर देता है स्कंदगुप्त। लेकिन अब ये बेसिकली इतनी बुरी तरीके से पराजित कर देते हैं कि हूणों को बड़े लंबे समय तक दोबारा भारत की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब गुप्त कमजोर हो जाते हैं, जब गुप्त कमजोर हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो हूण है दोबारा इन्वेड करते हैं, दोबारा आक्रमण करते हैं। ठीक, दोबारा आक्रमण करते हैं। और अब जो दोबारा आक्रमण करते हैं यहाँ पर दो नाम बड़े मशहूर हैं, जिनमें एक है तोरामन और दूसरा है इसका बेटा मिहिरकुट। ठीक, तोरमन या तोरामण दोनों ही इसको बुलाते हैं, तोरमण भी इसको बोलते हैं और तोरामण भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा है मिहिरकुट। भारत में हूण सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो बोला जाता है वो बोला जाता है तोरामन। हूण सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? तोड़ामन है। और ये पहला हूण राजा है जिसने भारत की किसी जगह पर राज किया। और ये 500 ईस्वी के आसपास, 500 एडी के आसपास क्या बन जाता है? वास्तविक शासक बन जाता है। ठीक, शासक बन जाता है। और ये किस एरिया में शासन करता है? ये मालवा के एरिया में शासन करता है। ठीक, जो तोरमान है, हम तोरमान की ही बात कर लें पहले। जो तोरमान है, ये जो तोरमान है बेसिकली ये क्या होता है? ये शैव धर्म का अनुयायी होता है, शैव धर्म को मानता है। लेकिन उसके बाद भी ये कैसा होता है? ये शैव धर्म को मानता था और सहिष्णु होता है। ठीक, लेकिन अब इसके बाद जो इसका बेटा जब मिहिरकुल आता है, तो जो मिहिरकुल है, ये मिहिरकुल अपने बाप का बिल्कुल उल्टा होता है, अत्याचारी होता है, क्रूर होता है। ठीक है, बहुत अत्याचारी और बहुत क्रूर होता है। और इसीलिए मिहिरकुल को बोला जाता है शैतान का अवतार। शैतान का अवतार बोला जाता है। इसको बोला जाता है विनाश का देवता, विनाश का देवता इसको माना जाता है। अब यहाँ पर जो ह्वेन सॉन्ग है, जो ह्वेन सॉन्ग है वो भी इसको बोलता है, ह्वेन सांग इसको क्या बोलता है? ह्वेन सांग मिहिरकुल को बोलता है पंच भारत का स्वामी। पंच भारत का स्वामी बोला है ह्वेन सांग ने, किसको? मिहिरकुल को बोला। अब यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो मिहिरकुल भी क्या था? मिहिरकुल भी शैव था, लेकिन अपने पिता की तरह सहिष्णु यानी कि टॉलरेंट नहीं था। और खास तौर से बौद्ध धर्म से ये नफरत करता था, बौद्ध धर्म से ये नफरत करता था। मिहिर कुल की जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, कैपिटल क्या थी? कैपिटल थी इसकी सकल, जो आज की क्या है, जो है आज का पाकिस्तान का सियालकोट शहर, वो इसकी राजधानी थी। अब ये जो इसको शैतान का अवतार बोला है, ये शैतान का अवतार इसको बोला है बेसिकली कल्हड़ ने। कल्हड़ ने किसने बोला है? राज तरंगिणी ने। कल्हड़ ने इसको राज तरंगिणी में शैतान का अवतार बोला है। बौद्धों का जैसे मैंने बताया कि एक कट्टर दुश्मन था। ठीक है, इसको नरसिंह बालागुप्त ने, बालादित्य ने पराजित किया था। इसको दो लोगों ने पराजित किया। एक तो इसको पराजित किया
गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने इसको बंदी बना लिया था, लेकिन बंदी बनाने के बाद छोड़ दिया। जब इसको बंदी बनाने के बाद छोड़ दिया, माफ कर दिया, तो जो मिहिर कुल है, ये मिहिर कुल यहाँ से भाग कर जाता है। कहाँ ये जाता है? कश्मीर। और कश्मीर के शासक की हत्या कर देता है। कश्मीर के शासक की हत्या करके वहां का शासक बन जाता है। वहां का शासक बन जाता है। और यहाँ पर कश्मीर पर जब उसने कब्जा कर लिया, तो अब वहां पर कश्मीर में ये एक मंदिर बनवाता है। इस मंदिर का नाम था मिहिरेश्वर मंदिर। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। मिहिरेश्वर मंदिर किसका मंदिर है? ये शिव का मंदिर है। और साथ ही साथ ये एक नगर की स्थापना करता है। कहाँ पर? वहीं कश्मीर में नगर की स्थापना करता है। इसका नाम होता है मिहिरपुर। मिहिरपुर नाम के नगर की ये स्थापना करता है। इसको जो हराने वाला दूसरा व्यक्ति था, उसका नाम था यशोधर्मन जिनेन्द्र, या यशोधर्मन जनेन्द्र था। और ये जो जानकारी है हमको, ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? ये जानकारी कि यशोधर्मन जिनेन्द्र ने मिहिर कुल को पराजित किया था, ये हमको मिलती है मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से मिलती है। मंदसौर अभिलेख जो लिखा है वो किसने लिखा है? वासुल नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है। वासुल नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? मंदसौर अभिलेख में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि यशोधर्मन जिनेन्द्र ने मिहिर कुल को पराजित किया। यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया। ठीक। और ये लिखा है इसमें कि इसके पहले उसे कोई और पराजित नहीं कर सका था। यशोधर्मन जिनेन्द्र की बात अगर हम लोग कर लें, यशोधर्मन जिनेन्द्र जो था, इसका जो शासन था, ये मालवा के आसपास का इलाका था। मालवा के आसपास का इलाका था, ये वहां का शासक था। तो ये हूणों के बारे में हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर देखें तो मालवा में ही शामिल था। मालवा में ही इसके शासन में कन्नौज भी उस समय शामिल था। ठीक। और यशोधर्मन का, यानी कि यशोधर्मन के शासन में कन्नौज शामिल था। यशोधर्मन के बाद बात कर लेते हैं अब मौखरी वंश की। यशोधर्मन के बाद जो कन्नौज है, उसमें शासन शुरू हो जाता है किसका? मौखरी वंश का शासन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर मौखरी वंश का जब शासन शुरू हो जाता है, तो जो मौखरी थे, ये मौखरी वंश के लोग पहले गुप्तों के सामंत थे। गुप्तों के सामंत थे। और इनकी जो राजधानी थी, इन्होंने राजधानी बना के रखी थी, वो कन्नौज इनकी राजधानी थी। और इनका जो धर्म था, ये धर्म था शैव। शैव मत को ये लोग मानते थे। मौखरी वंश का संस्थापक अगर देखें तो मौखरी वंश का संस्थापक था
हरिवर्मा। हरिवर्मा के बाद अगला जो शासक आता है वो आता है ईशान वर्मा। ईशान वर्मा के बाद जो शासक आता है वो आता है सर्ववर्मा। सर्ववर्मा के बाद अवंती वर्मा, और अवंती वर्मा के बाद ग्रह वर्मा, जो कि अंतिम शासक होता है। ठीक। तो हरिवर्मा इसका संस्थापक था। हरिवर्मा के बाद ईशान वर्मा बनता है, जो पहला इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। इसके बाद जो है वो ईशान वर्मा, ईशान वर्मा के बाद सर्ववर्मा, सर्ववर्मा के बाद अवंती वर्मा। एक चीज ईशान वर्मा के साथ के लिए और ध्यान रख लें, इसने एक उपाधि धारण की थी, और इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी महाराजा धीराज। महाराजा धीराज उपाधि वही शामिल करते थे जो कैसे होते थे? स्वतंत्र शासक होते थे। ठीक। अब ये अवंती वर्मा, सर वर्मा तक तो ठीक है, अवंती वर्मा से हमको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अवंती वर्मा जो होता है, इसका पुत्र होता है ग्रह वर्मा। तो अवंती वर्मा जो है वो अपने पुत्र ग्रह वर्मा का विवाह पुष्यभूति वंश की राजकुमारी राज्यश्री से करता है। यानी कि जो ग्रह वर्मा है, इस ग्रह वर्मा की पत्नी कौन है? इस ग्रह वर्मा की पत्नी है राज्यश्री। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो राज्यश्री है ये पुष्यभूति वंश की राजकुमारी, और पुष्यभूति वंश से कौन है? हर्षवर्धन है। और ये जो है ये हर्षवर्धन की सगी बहन, हर्षवर्धन की सगी बहन। यहां से कहानी थोड़ी फिल्मी हो जाती है। ठीक। यहाँ से कहानी थोड़ी सी फिल्मी हो जाती है। ये शादी ग्रह वर्मा की हो गई है, अब थोड़ी सी राज्यश्री के साथ। नाम थोड़ा सा मैं साफ साफ लिख देता हूँ, राज्यश्री के साथ शादी हो जाती है। ठीक। इसकी जो अब ग्रह वर्मा है, ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है कौन? ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है मालवा का एक और दूसरा शासक, जिसका नाम होता है देवगुप्त। और इसकी सहायता कौन करता है? इसकी सहायता करता है बंगाल के कौड़ वंश का शासक, इसका नाम होता है शशांक। ये ग्रह वर्मा की हत्या कर देते हैं, और उसके बाद राज्यश्री को बंदी बना लेते हैं। राजश्री बंदी बन गई, और राजश्री किसकी बहन है? ये याद रखिए, बहन है किसकी? हर्षवर्धन की। यहां से कहानी खत्म हो जाती है। अब किसकी? यहाँ से कहानी खत्म हो जाती है मौखरी वंश की, और कहानी शुरू होती है पुष्यभूति वंश की। थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड से चलेंगे। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश की अगर हम लोग बात करें, तो पुष्यभूति वंश की जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर, जो आज हरियाणा के पास है। और गुरुग्राम में जो मानेसर है, वही उसके आसपास का इलाका जो था वो थानेश्वर था। ठीक। यहाँ एक चीज और देखें तो गुप्तों के बाद सबसे शक्तिशाली राजवंश अगर कोई था, तो वो कौन था? पुष्यभूति वंश था। कौन था? पुष्यभूति वंश था। ठीक। अब इस वंश की जो जानकारी हमको मिलती है, ये जानकारी कहाँ से मिलती? इस वंश की जानकारी मिलती है हमको महाकवि बाण के, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, के हर्षचरित और कादम्बरी से। इसी के अलावा एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है
आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प, इससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा बांसखेड़ा अभिलेख और ऐहोल अभिलेख, इनसे हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख किसका है? चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय का है। पुलकेशी द्वितीय का है। जो लिखा किसने था? जो लिखा था रवि कीर्ति ने। ठीक। इसके अलावा हेनसोंग और इत्सिंग के यात्रा वृतांतों से भी हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। पुष्यभूति वंश की अगर बात करें तो पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था, ये कौन था? ये था पुष्यभूति। पुष्यभूति के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है नरवर्धन। नरवर्धन के बाद अगला शासक बनता है राज्यवर्धन प्रथम। राज्यवर्धन प्रथम के बाद आता है आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन के बाद आता है प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के तीन संतानें, एक राज्यवर्धन द्वितीय, दूसरा हर्षवर्धन और तीसरा एक बेटी जिसका नाम है राजश्री। इसका विवाह किसके साथ हुआ? इसका विवाह हुआ मौखरी वंश के ग्रहवर्मा से हुआ। ठीक। मौखरी वंश के ग्रहवर्मा से हुआ। अभी इस कहानी को दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। ये पुष्यभूति यहाँ का प्रथम संस्थापक है। और प्रथम जो शासक है या वास्तविक शासन संस्थापक जो है वो कौन है? नरवर्धन है। और यहाँ पर पुष्यभूति को हर्षचरित में आदि पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? आदि पुरुष। आदि पुरुष का मतलब जो पहला व्यक्ति है जिसने यहाँ का स्थापना की इस वंश की, उसको आदि पुरुष कहा जाता है। तो उसको हर्ष रूप में आदि पुरुष कहा गया, यानी कि संस्थापक कहा गया है। नरवर्धन को प्रथम शासक कहा गया। प्रथम शासक किसमें कहा गया है? प्रथम शासक कहा गया है बांसखेड़ा अभिलेख। प्रथम शासक बांसखेड़ा अभिलेख में कहा गया है नरवर्धन को। पुष्यभूति वंश के लोग वैसे तो शैव थे, लेकिन ये साथ साथ सूर्य की उपासना भी करते थे। और इस वंश में जो ये प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन की जो उपाधि थी, प्रभाकर वर्धन की उपाधि थी हूण हरित केसरी। मुझे बताइए, प्रभाकर वर्धन की उपाधि तो हूण हरित केसरी थी, एक और व्यक्ति की, एक और हीरो की जो उपाधि थी वो भी हूण हरित केसरी थी, और वो कौन है ये मुझे आप प्लीज कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में मुझे बताइए कि और कौन था जिसकी उपाधि हूण हरित केसरी थी और वो किस वंश का था, शासक था भी कि नहीं था। ठीक। अब नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर राजश्री का विवाह जब ग्रहवर्मा से हो जाता है तो ग्रहवर्मा की हत्या करके जो आ, देवगुप्त है और जो गौड़ शासक शशांक है वो बंदी बना लेते हैं राजश्री की और कन्नौज पर कब्जा कर लेते हैं। इधर क्या होता है, हुण आक्रमण कर देते हैं और हुणों से मुकाबला करने के लिए राज्यवर्धन जाते हैं, और राज्यवर्धन के मना करने के बावजूद भी हर्षवर्धन वहां पीछे पीछे चले आते हैं। और इधर प्रभाकर वर्धन की हो जाती है मौत। प्रभाकर वर्धन की मौत हो जाने के बाद इधर हुणों को हरा चुके होते हैं, वापस भाग के प्रभाकर वर्धन के पास आते हैं। और अब यहाँ पर शासक कौन बनेगा उसकी बात होती है। ठीक। शासक कौन मिलेगा बनेगा, इस इसकी बात होती है। और जो बड़ा होता है वो तो राज्यवर्धन होता है, तो जो अधिकार होता है शासक बनने का वो तो राज्यवर्धन द्वितीय का होता है। लेकिन जो लोग हैं, जो कुलीन लोग हैं, जो दरबारी लोग हैं, वो हर्षवर्धन को शासक बनाना
चाहते हैं। जब ये बात राज्यवर्धन को पता चलती तो देखिए भाई का प्यार, वो ही कहता है कि ठीक है, मैं शासक नहीं बनना चाहता और मैं संन्यास धारण करूंगा। मैं संन्यास धारण करूंगा, हर्षवर्धन तुम शासक बन जाओ, मैं संन्यास धारण करके सब कुछ छोड़ के जाके तपस्या करूंगा। तभी ये खबर मिलती है कि उनकी बहन राजश्री के पति की हत्या कर दी गई है, राजश्री को बंदी बना दिया गया है और कन्नौज पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है। ये खबर जब मिलती है तो पूरा माहौल बदल जाता है और यहाँ पर राज्यवर्धन कहते हैं कि मैं, अब तुम नहीं बल्कि अब मैं शासक बनूंगा, मुसीबत का समय है, मैं शासक बनकर राज संभालता हूँ और कन्नौज जाकर इन दुश्मनों से निपटता हूँ। हर्ष राज्यवर्धन जो है अब कन्नौज जाता है और कन्नौज जाके वो देवगुप्त को मार देता है। देवगुप्त को मारने के बाद अब जब शशांक को मारने जाता है तो शशांक पता नहीं क्या नाटक करता है, उस नाटक करके वो राज्यवर्धन का भरोसा जीत लेता है। राज्यवर्धन को लगता है शशांक से अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, और शशांक उसका भरोसा जीत लेता है। भरोसा जीतने के बाद राज्यवर्धन को एक दावत पर अपने यहाँ बुलाता है, ठीक है, अपने महल में बुलाता है। जब राज्यवर्धन उस दावत में पहुंचते हैं, उसके पास पहुंचते हैं शशांक के पास, तो शशांक उसको अकेला पाकर राज्यवर्धन की हत्या कर। कन्नौज में राज्यवर्धन बचाने आए थे, देवगुप्त को मारने के बाद अब वो खुद मारे जाते हैं शशांक के हाथों से, और शशांक बचता है, राजश्री बंदी है, हर्षवर्धन उधर है। हर्षवर्धन को जब ये पता चलता है कि क्या हो गया, हर्षवर्धन बौखला जाते हैं। हर्षवर्धन कसम खाते हैं कि मैं इस पूरी धरती से गौड़ वंश का नामो निशान मिटा दूंगा, पूरी धरती से गौड़ वंश का नामो निशान मिटा दूंगा। हर्ष अब थानेश्वर से बढ़ते हैं कन्नौज की तरफ। रास्ते में उनको मिलते हैं कौन, असम। असम जिसको बोला जाता था उस समय कामरूप के राजा, जिसका नाम होता है भास्कर वर्मा। ये मिलते हैं हर्ष से और सहायता की बात करते हैं कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे। और फिर इनको मिलता है एक बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम होता है दिवाकर मित्र। ये एक बौद्ध भिक्षु है और ये जो है ये बेसिकली ग्रह वर्मा का मित्र था, फिल्मी कहानी है। ग्रह वर्मा का मित्र था। ये सब मिल जाते हैं और दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन राज्य श्री को मुक्त करा लेता है। राजश्री को मुक्त कराने के बाद जब शशांक की बारी आती है, शशांक को निपटा लिया जाए, तो शशांक वहां से भाग खड़ा होता है और इनको नहीं मिलता। अब यहाँ पर कन्नौज से सारे खतरे खत्म हो चुके हैं। हाँ, दो मुख्य लोगों की मृत्यु हो गई, राजश्री को कष्ट सहना पड़ा, लेकिन अब यहाँ पर ये जो चीज है, ये खतरा समाप्त हो गया। और अब जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री के संरक्षक के रूप में कन्नौज का शासन चलाता है। गद्दी पर दोनों भाई बहन बैठते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, हर्षवर्धन को थानेश्वर उसकी राजधानी थी। तो अब जब हर्षवर्धन को थानेश्वर में समस्या होती है कि भाई हम अपना राजकाज कैसे चलाएंगे, तो अब वो अपनी राजधानी थानेश्वर को भी कन्नौज शिफ्ट कर लेता है। अपनी राजधानी थानेश्वर को भी कन्नौज शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। हर्षवर्धन ने कन्नौज का जो शासन है, ये कब संभाला, उसने कन्नौज का शासन संभाला 606 एडी में, 606 एडी में। और इस अवसर पर उसने एक संवत शुरू किया जिसे कहा जाता है हर्ष संवत। तो हमारे पास कितने संवत हो गए, विक्रम, मालव, याक्रत, 57 BC, शक संवत जो कुषाण ने चलाया था 78 एडी, गुप्त संवत
320 एडी। और अब हर्ष संवत 606 ये उसने चलाया। हर्ष को आगे चल के पराजित करता है कौन? हर्ष को पराजित करता है, किसने पराजित किया हर्ष को? हर्ष को पराजित करता है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष जब एक्सपैंड करता है तो दोनों राज्यों की सीमा मिलने लगती है और इस वजह से क्लैश हो जाता है, और उस क्लैश से एक युद्ध होता है, और उस युद्ध में जो पुलकेशिन द्वितीय है वो हर्ष को पराजित कर देता है। ये जो जानकारी है, ये जानकारी हमें कहाँ से मिली? ऐहोल अभिलेख से। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है और इसको लिखा था रवि कीर्ति ने, इसको लिखा था। ठीक है, रवि कीर्ति ने इसको लिखा था। ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन को शकलोत्तर पथनाथ कहा गया है। शकलोत्तर पथनाथ यानी कि पूरे उत्तरापथ का स्वामी उसको बोला गया है। ठीक। हर्षवर्धन का अंतिम युद्ध जो था, हर्षवर्धन का अंतिम युद्ध बेसिकली था कांगोर का युद्ध। कांगोर उड़ीसा का युद्ध, ये उसका अंतिम युद्ध था। इसके अलावा ये युद्ध जो हुआ था ये हर्ष ने जीता था, और ये हुआ था 643 एडी या ईसवी के आसपास हुआ था। हर्ष के बारे में कुछ और बातें ध्यान रखनी है। हर्ष ने चीन में एक दूत भेजा था। उस समय चीन का शासक कौन था? चीन का शासक था ताइसुंग। और इसी के काल में, ताइसुंग के काल में, जो ह्वेनसांग है ये भारत आया। ह्वेनसांग भारत आया। ठीक। अब हर्ष बेसिकली क्या था? शैव धर्म का अनुयायी है। ठीक। दिवाकर मित्र जब इसको मिला, बौद्ध भिक्षु, तो इसकी जो रुचि है ये बौद्ध धर्म में जागी। बाद में जब ह्वेनसांग आता है तो ह्वेनसांग के प्रभाव से जो हर्ष है वो पूर्ण बौद्ध बन जाता है। पूर्ण बौद्ध बन जाता है और बौद्ध धर्म की महायान शाखा को ये राज्याश्रय पैट्रोनेज प्रोवाइड करता है। महायान शाखा को पैट्रोनेज प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके सिक्कों में जो उसकी उपाधि मिलती है, और उसने उपाधि धारण भी की, कौन सी? परम महेश्वर। ये उपाधि कौन धारण करते हैं? शैव धारण करते हैं। जो शैव होते हैं वो परम महेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। तो बौद्ध धर्म में को अपनाने के बावजूद भी इसने परम महेश्वर की उपाधि धारण की। हर्ष के जो स्वर्ण मुद्राएं, इनमें अंकन है। किसका अंकन है? शिव पार्वती का। और ये मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद की स्थापना कितने किसने की थी? फर्रुखाबाद जो शहर है इसकी स्थापना की थी मोहम्मद खान बंगश। खैर वो एक अलग बात है। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक कन्नौज महासभा। कन्नौज महासभा जिसका आयोजन होता है 643 एडी में। 643 एडी में इसका आयोजन होता है। ये जो कन्नौज महासभा है ये बेसिकली बौद्ध धर्म की महत्ता को स्थापित करने के लिए की गई थी।
बौद्ध धर्म की महत्ता को स्थापित करने के लिए की गई थी। इसमें सभी धर्मों के लोग बुलाए गए थे। और सभी धर्मों के लोग बुलाए जाने का ऑब्जेक्टिव यही कि देखो तुम्हारे धर्म से बौद्ध धर्म कितना अच्छा है, उसको बड़ा करके दिखाना उनके सामने। इस सभा के जो अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे हेनसांग। हेनसांग इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर हेनसांग को इसी सभा के दौरान उपाधि दी गई। क्या उपाधि दी गई? महायान देव और मोक्ष देव की उपाधि दी गई। इसको हेनसांग को दी गई। एक और आयोजन इसके द्वारा किया गया था, इसका नाम था महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया। ये आयोजन एक बार नहीं था, बार बार होता था। और ये हर 5वें वर्ष होती थी। कहाँ होती थी? प्रयागराज में होती थी। इसकी अवधि कितनी होती थी, ड्यूरेशन कितना होता था? इसका ड्यूरेशन होता था 75 डेज का। और जो छठी महामोक्ष परिषद थी, 6th महामोक्ष परिषद में हेनसांग भी शामिल हुआ था। ठीक। हर्षवर्धन का साहित्य प्रेम। साहित्य प्रेम। हर्ष ने लिखी हैं कुछ किताबें जिनका नाम है, कुछ रचनाएं हैं उसकी, जिसका नाम है प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ठीक। तो ये इतिहासकार तो मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में हैं। वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हर्ष ने नहीं लिखी, बल्कि इनको बाण ने लिखा और हर्ष के नाम से कर दिया। ठीक है। ये जो है ये बेसिकली संस्कृत में है। और ये सब क्या है? ये सब नाटक है। संस्कृत में है और नाटक है। हर्षवर्धन के दरबार में जो साहित्यकार हैं, दरबार में कौन थे? दरबार में इसके साहित्यकार थे बाणभट्ट। दरबार में इसका साहित्यकार था मयूर भट्ट। और एक और साहित्यकार था, इसका नाम था मातंग दिवाकर। बाण भट्ट इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट ने रचना करी है किसकी? बाण भट्ट ने रचना करी है हर्षचरित की। बाण भट्ट ने रचना करी है कादम्बरी की। बाण भट्ट ने रचना करी है पार्वती परिणयम की। और बाण भट्ट ने रचना करी है चंडी शतक। तो ये बेसिकली हमारा पुष्यभूति वंश था। हम लोगों ने मौखरी वंश देख लिया, होड़ों को देख लिया, पुष्यभूति वंश देख लिया। ये हमारे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था पोस्ट गुप्तन पीरियड का, उत्तर गुप्त काल का, वो समाप्त होता है। अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपको आ, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और एग्जाम में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो जो भी आपका शेड्यूल, अगर आप इसी शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करिए, लेकिन रेगुलरली फॉलो करिए। और अगर आप अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो करिए, क्योंकि अपने शेड्यूल से बेहतर शेड्यूल कोई और नहीं होता। लेकिन जरूरत है एक रेगुलरिटी की, डेडिकेशन की, डिटर्मिनेशन की, पंक्चुअलिटी की। अगर आप इसको करेंगे तो आपको एग्जाम क्लियर करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मुझे भी बताते रहिए कि मुझसे आप क्या चाहते हैं। और मिलते हैं अगले दिन में, यानी कि डे 12 में। ज्योग्राफी का वीडियो आपका आ जाएगा तो उसको भी देख लीजिएगा शाम को। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।